गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनुराग मिश्रा, आपका सोशल स्टडी का टीचर। आज आपके सामने हम फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम मिडिवल इंडिया है उसके ही दूसरे सीरीज पर आते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि हमारे देश का इतिहास बहुत ही शानदार और अलग अलग तरह के घटनाओं से प्रेरित रहा है। हमारे देश के वर्णित इतिहास में कुछ इतिहास रक्त रंजित, युद्ध से भरे, क्लैश और अलग अलग कहानियों से जुड़ी हुई है। ऐसे में हमारे देश का इतिहास दुनिया के उन सभी सुनहरे देशों के इतिहास में गिना जाता है जो इतिहास में अपना नाम स्थान रखते हैं। आपको मैंने कल बताया था इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में, यानी उसको पढ़ने के अध्ययन से रूप से सबसे पहले एंशिएंट, उसके बाद मिडिवल और फिर मॉडर्न। यानी अध्ययन के दृष्टिकोण से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। यह 3 भागों में बांटना इतिहास के अध्ययन को और सरल सुगम बनाता है। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है और ये हमारा जो चैप्टर है वो वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे चैप्टर का नाम ही है मिडिवल इंडिया, यानी एक्चुअली हम इस चैप्टर में मध्यकालीन इतिहास के बारे में ही पढ़ेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि मध्यकालीन इतिहास यानी 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच, यानी अप्रोक्सीमेटली 700 शताब्दी से 1750 शताब्दी से आसपास लगभग कई समय काल है, समय चक्र है, इसको हम मध्यकालीन इतिहास के नाम से जाने जाते हैं। मैंने अपने लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि मिडिवल हिस्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक अर्ली मिडिवल हिस्ट्री और एक लेट मिडिवल हिस्ट्री। अर्ली में पालास, प्रतिहारास, राष्ट्रकूट, चोल, चालुक्य ऐसे राजाओं के बारे में बताया गया है, उनकी डायनेस्टी के बारे में बताया गया है। वे किस प्रकार से हमारे देश पर, हमारे देश के विभिन्न साम्राज्यों पर अपना साम्राज्य जमाए और अलग अलग युद्ध के माध्यम से देश पे अपना कब्जा रखे। लेटर मिडिवल हिस्ट्री जो 12वीं शताब्दी, अप्रोक्सीमेटली 13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक का है, उसमें तुर्क से शुरू होता है, तुर्क के आक्रमण से शुरू होता है और तुर्क, अफगान और मुगल पे आगे खत्म होता है। मुगलों का साम्राज्य हमारे देश के इतिहास में सबसे ज्यादा वर्णित और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि मुगलों का इतिहास देश में ज्यादा लंबे समय तक और प्रभावशाली रहा है। इस तरीके से हमारा लास्ट वीडियो पूरा रिव्यू किया गया था। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि भारत के इतिहास में भारत जो नाम है, हमारे देश का जो नाम है, वो किस प्रकार से लिखा गया, वर्णित हुआ और उसमें कौन कौन से बदलाव आए। दोस्तों, इतिहास जैसा मैंने बताया था कि अपने आप में बहुत ही रुचिकर टॉपिक होता है, रुचिकर विषय होता है। हम इसके बारे में जितना जानते हैं और इसमें और अच्छे से समझते चले जाते हैं। इतिहास जो कहानियाँ होती हैं, इतिहास जो हमारे आपके जीवन से जुड़ी हुई बातें होती हैं, इतिहास जो जीवन को नैतिकता का पाठ पढ़ाती है, मानवीय मूल्यों का पाठ पढ़ाती है। ऐसे में हमको ये जानना होगा कि हमारे देश के इतिहास में हमारे देश का जो नाम है वो किस प्रकार से पड़ा है। ऐसा माना जाता है कि हमारे देश के जो नाम है वो कई सारे नाम थे, जिसमें भारतवर्ष, जम्मू द्वीप और सप्त सिंधु कहीं कहा जाता है। सिंधु
ये शब्द इसलिए आ गया यहाँ पे और इस टॉपिक में बोलने का जो तात्पर्य मेरा यही था, क्योंकि हमारे देश में जब हमारे देश का विभाजन नहीं हुआ था, यानी मैं बात कर रहा हूँ 1947 के पहले की बात, विभाजन से पूर्व जब हमारा देश पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक पूरा हिंदुस्तान हुआ करता था, तो हमारे देश में कह सकते हैं उस समय एक नदी बहती थी, सिंधु नदी, जो आज भी हमारे देश में कुछ राज्यों में बहती है, जो पंजाब के कुछ हिस्से हैं। परंतु जब हमारा देश विभाजित नहीं हुआ था तो सिंधु नदी मान्यताओं के हिसाब से सबसे पवित्र और सबसे बड़ी और उपयोगी नदी के हिसाब से मानी जाती थी। सिंधु नदी के कारण ही ग्रीक के कुछ ऐसे लेखक थे जिन्होंने उन्होंने लिखा कि हमारे देश में जो नदी बहती है उसका नाम था इंडस। और दोस्तों, आपको ये जान के बहुत ही हैरानी हो सकती है या फिर आपको जान के अच्छा भी लगेगा कि हमारे देश की जो सभ्यता है, यानी हम जिस सभ्यता में रहते हैं, वह सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में आती है। ऐसा ग्रीक और तमाम जो हिस्टोरियन हैं वो साबित कर चुके हैं। उन्होंने इस बात को प्रूव किया है कि जो हमारी जो सभ्यता है, यानी हमारी सभ्यता जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। इंडस यानी सिंधु नदी हमारे देश में बहने वाली उन पवित्र और उपयोगी नदियों में मानी जाती थी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नदियाँ जो जल प्रदान करती हैं, जल यानी जीवन। जब हमारा देश आज आधुनिकता के सफर पे चल चुका है, जहाँ हमारा जीवन आधुनिकताओं मशीनरी के आसपास घिरा पड़ा है, ऐसे में जल की आवश्यकता आज भी है और तब भी थी, शायद तब ज़्यादा और थी, क्योंकि हम मनुष्य पूरी तरह से निर्भर करते थे प्रकृति पर। प्रकृति से जो मिलता था हम उसका उपयोग उसी रूप में करते थे, उसको मॉडर्नाइज नहीं किया जाता। नदियों के किनारे बसने का और उसको बढ़ने का मुख्य कारण था क्योंकि नदियां हमको पीने के योग्य पानी, कृषि करने के लिए, सिंचाई करने के लिए, इरिगेशन करने के लिए जल प्रदान करते थे और पशुओं को भी और जल मिल जाता था पीने के लिए। ऐसे में इस तरीके की सभ्यता का बढ़ना वह कोई बड़ी बात नहीं थी। और हमारा देश तो एक ऐसा देश था जहाँ पे अनेकों नदियां बहती थी, जिसमें गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि आदि। ऐसे में इंडस का मैं नाम इसलिए रखा हूँ क्योंकि अनेक इतिहासकारों ने अपने अनेक मान्यता जो पुस्तक है उसमें लिखा हुआ है कि एक देश है जो पूर्व में स्थित है, जहाँ पे नदी बहती है, जो बहुत खूबसूरत है, उसके किनारे बहुत सारे शहर बसे हुए हैं जो बहुत हरे भरे हैं, वहाँ पे बहुत रिसोर्सेज मौजूद हैं, वहाँ पे फसल खूब अच्छी होती है, वहाँ के लोग पैसे वाले हैं। उस नदी को वहाँ पे उन्होंने अपनी भाषा में हिंदी के हिसाब से इंडस बोला और इसी इंडस से हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का जन्म हो जाता है। और इसी इंडस से, जिसका नाम हम सिंधु कहते हैं, सिंधु नदी, वही हमारे देश के नाम पे पड़ जाती है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो हमारा देश का इतिहास केवल गौरवान्वित नहीं रहा है, अपितु वो अपने आप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही अच्छा और फलीभूत भी रहा है। हमारे देश के पास बहुत सारे रिसोर्स मौजूद रहे हैं, इसी वजह से हमको यह समझना चाहिए इसके नाम के पीछे क्या कारण है। तो यदि मैं कह रहा हूँ हमारे देश का पुराना नाम जम्मूद्वीप भारतवर्ष सप्तसिंधुद्वीप है, तो उसमें भारत के नाम पे भरत नाम के एक राजा हुआ करते थे। इसका तो हमारे मैथोलॉजिकल बुक में भी लिखा गया है नाम। वह बहुत प्रतापी राजा हुआ करते थे, ऐसे राजा जिन्होंने पूरे देश पर उनका साम्राज्य हुआ करता था। उनके शासनकाल में सभी लोग सुखी हुआ करते थे, उनके शासनकाल में कोई दुखी नहीं था। उनका शासनकाल बहुत ही सशक्त हुआ करता था। वह एक दयालु राजा हुआ करते थे, प्रतापी राजा हुआ करते थे। इतने अच्छे और प्रतापी राजाओं की वजह से हमारे देश का नाम बहुत गौरव से लिया गया। इसी वजह से उनके पश्चात उनके नाम का उपयोग करके हमारे देश का नाम पड़ा, जिसका नाम पड़ा भारतवर्ष। ऐसे में जम्मू द्वीप भी यहाँ नाम पड़ने के भी मुख्य कारण यही थे क्योंकि जो जम्मू एक जगह आज भी है, हमारा एक यूनियन टेरिटरी है, उस जगह के हिसाब से एक ऐसा जगह जो बहुत ही मोस्ट रिसोर्सफुल था,
मोस्ट फर्टाइल एरिया था, एकदम हर दृष्टिकोण से, जलवायु दृष्टिकोण से, अनाज के दृष्टिकोण से, रिसोर्स के दृष्टिकोण से, रहन सहन के दृष्टिकोण से हमारा देश सबसे बढ़िया माना था। इस वजह से इसको जम्मू द्वीप भी कहा गया। ऐसे में बहुत सारे ऐसे ओल्ड पर्शियन, जिसको संस्कृत में प्रोनाउंस करने के लिए सिंधु, जिसको हम सिंधु कहते हैं, उसको पर्शियन लैंग्वेज में सिंधु को अपनी लैंग्वेज में हिंदू कहना शुरू किए, जो बाद में हिंदू होते होते हिंदुस्तान हो गया। यह हमारे देश का एक अलग ही वर्णित इतिहास है। ऐसे में हमारे देश के नाम के पीछे और भी महत्वपूर्ण कहानियां हैं, जो अलग अलग राजाओं, अलग अलग शासनकाल और अलग अलग लेखकों द्वारा अपने पुस्तकों में वर्णित होता है। आपको यह भी जानना चाहिए कि मुगलों के शासनकाल की स्थापना जिस राजा द्वारा हुई थी उसका नाम बाबर था। वह हमारे देश में एक आक्रमणकारी के रूप में यहाँ आया था। उसका मुख्य उद्देश्य था, जब हमारा देश बिल्कुल संसाधनों से युक्त था, वो हमारे देश पर आक्रमण करके यहाँ से सोना और खजाना लूटना चाहता था। लेकिन जब उसने आक्रमण किया तो उसको यह महसूस होने लगा कि हमारा देश वास्तव में बहुत ही धनी है, यहाँ पे बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत खेती है, बहुत अनाज होता है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो उनके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है और अच्छी मात्रा में होता है। तो सोना चांदी धन लूटने के साथ साथ उन्होंने सोचा कि अगर हम इस देश पे अपना कब्जा जमा लें, इस देश पे अपना साम्राज्य जमा लें, तो हम और भी अच्छे धनी हो सकते हैं। तो कबीलों में रहने वाले ये लोग हमारे देश पर आक्रमण करके, कई बार आक्रमण करके देश को लूटने के साथ साथ यहाँ पे अपना कब्जा जमा लिए और अपना शासनकाल रखने लगे। इस इतिहास में आगे बढ़ते हुए हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे मध्यकालीन इतिहास के पढ़ने का मुख्य महत्वपूर्ण कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण यह है कि हम इस टॉपिक, इस इतिहास के माध्यम से आपको ये बताएंगे कि आने वाले टाइम में, अगले टॉपिक में, अगले सीरीज में, कि किस प्रकार से हमारे देश में राजाओं के द्वारा कौन कौन से शासनकाल में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए। उसमें जो मुख्य बिंदु होगा हमारा, वो होगा मुगल डायनेस्टी पर। हमारा पूरा महत्वपूर्ण बिंदु पे हम बात करेंगे वो है मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी के आसपास इन टॉपिक को रखेंगे, और क्योंकि रखने का कारण यह है कि मुगल डायनेस्टी को सबसे ज़्यादा मैंने बताया था वो पावरफुल राजा हुआ करता था। उसके बाद मुगलों ने किस प्रकार से हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम में जो बदलाव लाया और उसके क्या प्रभाव पड़े, वो भी आपको बताएंगे इस टॉपिक के माध्यम से। और जिस शासनकाल में मुगलों ने हमारे देश पर आक्रमण किया और देश को अपना कब्जा बनाने की कोशिश की, उसी दरमियान हमारे वहाँ ट्रेड का भी एक अलग दौर चलने लगा। ट्रेड यानी व्यापार। हमारा देश आपको पता है 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ था, घिरा हुआ आज भी है, एक तरफ पश्चिम, पूरब और दक्षिण। तो ऐसे में तीनों तरफ से पहले तो हवाई जहाज के साधन नहीं हुआ करते थे, तब पानी के जहाज के रास्ते सामानों का आदान प्रदान हुआ करता था। ऐसे में ट्रेड का बढ़ना या ओवरसीज सामानों को लेकर आना और ले जाना ये काफी महत्वपूर्ण चरण हुआ करता था विभिन्न देशों से। तो हम अगले टॉपिक में इसको भी पढ़ेंगे, और इसके साथ ही साथ हम पढ़ेंगे भक्ति मूवमेंट और सूफीज्म का किस प्रकार से प्रचार और प्रसार हुआ। इस टॉपिक के माध्यम से उम्मीद करता हूँ कि आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी मैंने दी आप तक पहुँची होंगी। आशा और विश्वास है कि आप घर में पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।